नमस्कार साथियों, हिस्ट्री एनसीईआरटी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा विषय है यूरोप में राष्ट्रवाद। जब हम विद्यालयों में विज़िट करते हैं, विद्यार्थियों से मिलते हैं, अध्यापकों से मिलते हैं, तो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर के बारे में बहुत से विचार सुनने को मिलते हैं। और विद्यार्थी कहते हैं कि ये सबसे कठिन चैप्टर है, और कई विद्यार्थी तो यहाँ तक कहते हैं कि इसे हमारे सिलेबस में डाला ही क्यों गया, यानी उन्हें वो कारण भी मालूम नहीं होते कि ये क्यों डाला गया। और वास्तव में जब विद्यार्थी हिस्ट्री की डेट और उसके फैक्ट को रट्टा लगाते हैं तो उनके लिए इतिहास बहुत ही बोरिंग विषय लगता है। तो आज से हम इसी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल, हम इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं? जब तक इस सवाल का जवाब ना मिले तब तक हमें आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री का अर्थ है ए स्टोरी विद लेसन, यानी कि इतिहास वह कहानी है जिसमें कुछ शिक्षा छिपी होती है। तो कहानी बोरिंग कैसे हो सकती है? मान लीजिए आपके छोटे भाई के पेट में दर्द है और उसने जैसे ही आपको बताया और तुरंत आपने कहा कि कल क्या खाया था, आज सुबह क्या खाया है। कहने का मतलब है कि हर एक समस्या का कारण जानने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री जाननी आवश्यक होती है। इसी तरह से देश, राष्ट्र, समाज की भी बहुत सी समस्याएं होती है जिन्हें जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन आवश्यक होता है। आप सब ने 2 विश्व युद्धों के बारे में सुना होगा। लाखों करोड़ों लोग मरे थे इन वजह से, और ब्रिटेन ने सैकड़ों वर्षों तक भारत पर कब्जा किया था। क्यों इतने बड़े विश्व युद्ध हुए? क्यों उन्होंने भारत पर कब्जा किया? इन सब समस्याओं के पीछे राष्ट्रवाद की अवधारणा है, जिसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी। भारत और पाकिस्तान में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। अमेरिका का ईरान, चाइना से झगड़ा होता रहता है। आखिर क्या कारण है? इन सब के पीछे जो एक महत्वपूर्ण अवधारणा राष्ट्रवाद है, वह एक मुख्य वजह है। अधिकतर समस्याओं की जड़ अपने राष्ट्र को महान और ताकतवर बनाने की चाह है। तो हमारा यह समझना दायित्व बनता है कि राष्ट्र क्या है, ये कहाँ विकसित हुआ, कब विकसित हुआ और कैसे इसका विकास हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कहते हो मेरा भारत महान, तो यह हमारी एक अपने राष्ट्र के प्रति भावना है, और यही भावना राष्ट्रवाद है या राष्ट्र है। जब हम एक नागरिक दूसरे नागरिक के प्रति अपनेपन की भावना रखते हैं, वही राष्ट्रवाद है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ हरियाणा के वासी है और यहाँ पर तमिलनाडु, जो बिल्कुल दक्षिण में जा कर के है, और यहाँ के किसी समुद्री मछुआरे को श्रीलंका की नेवी ने अरेस्ट कर लिया है। तब ऐसी स्थिति में आप यहाँ के बासिंदे और यहाँ के बासिंदों निवासियों के बारे में चिंतित हो उठेंगे, और आपकी मांग होगी कि सरकार को चाहिए कि इन्हें तुरंत छुड़वाया जाए। यही अनजानों और दूर तक अपनेपन की जो भावना है, वही राष्ट्रवाद है और वही राष्ट्र है। जैसे भारत की क्रिकेट टीम खेलती है और जब जीतती है तो वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, कौन सी भाषा बोलता है, ये सब भुला करके आप मैदान में निकल करके पटाखे फोड़ने लगते हो। महाराष्ट्र में अगर कोई कोरोना का मरीज आता है तो आपको ज़्यादा दुख होता है, बजाय अमेरिका के कोई शहर में कोई कोरोना का पेशेंट आए। तो देखिए, ये भावनाएं क्या हमेशा से थी? नहीं। तो ये भावनाएं कब से शुरू हुई? अचानक जन्मी है या धीरे धीरे विकसित हुई है? इसकी एक लंबी कहानी है। तो देखिए उस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। एनसीईआरटी हिस्ट्री में 10वीं कक्षा का प्रथम चैप्टर
यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का ये प्रथम पृष्ठ है। और ये फ्रेडरिक सारियू नाम के एक चित्रकार ने ये पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको स्वतंत्रता की देवी दिखाई दे रही है। स्वतंत्रता की देवी मैं इसे इस कारण से कह रहा हूँ कि जब अमेरिका ने स्वतंत्रता युद्ध 1776 ईस्वी में करके और स्वतंत्रता पाई थी और इस युद्ध में फ्रांस ने उसकी बहुत मदद की थी, तो फ्रांस जो अमेरिका का मित्र था उस समय, उसने ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट में अमेरिका को दी थी। और आज ये देवी की मूर्ति न्यूयॉर्क शहर में लगी हुई है और आप सब इसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं और हाथ में इनके एक मशाल है। तो स्वतंत्रता की ये देवी और ये सारे के सारे राष्ट्र, ये इसके बाद में ये एक बहुत लंबी लाइन है। ये सारे के सारे स्वतंत्रता समानता के आधार पर राष्ट्र बनाने की पंक्ति में खड़े हैं। यानी कि जो जनता में जो जागरण है वो आगे से आगे राष्ट्रों में बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए कितनी लंबी सूची है एक पेंटर की, कितनी सुंदर कल्पना है। जब लोग ऐसा सोच रहे थे तब पेंटर ने ऐसी कल्पना की कि जो ईसा मसीह है, जो हमारा ईश्वर है, वो भी ऊपर देखिए फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है कि इस भ्रातृभाव को, भाईचारे को आशीर्वाद दे रहे हैं। और स्वर्गलोक में यानी कि आसमान से सारे के सारे फरिश्ते, देवता, ईसा मसीह सब आशीर्वाद दे रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और ये जनता की पंक्ति राष्ट्र बना करके स्वतंत्रता की देवी की ओर आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर आप कुछ एक टुकड़े देख रहे हैं इस जगह पर। ये टुकड़े पुरानी राजशाही, जो राजा महाराजा थे जिन्हें निरंकुश सत्ताएं कहा जाता था या निरंकुश राजा। निरंकुश राजा का मतलब होता है कि जिस पर कोई अंकुश ना हो, जो अपनी सत्ता को, जो अपनी पावर को बिना किसी अंकुश या बिना रोक टोक के प्रयोग करता है, उसे निरंकुश सत्ता कहते हैं। पुराने राजा अपनी मर्जी से कानून बनाते थे, अपनी मर्जी से लागू करते थे, अपनी मर्जी से न्याय करते थे। जनता से कोई सलाह मशवरा नहीं होता था, उनको निरंकुश सत्ताएं कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। फ्रांस की क्रांति, आप सब ने 9वीं कक्षा में पढ़ा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई और यहीं से राष्ट्र का विचार आया, मतलब एक नया आइडिया आया। ये आइडिया था कि राष्ट्र का प्रभु यानी मालिक कौन, राजा या जनता। तो फ्रांस की क्रांति से पहले राष्ट्र का मालिक राजा को माना जाता था, लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद में ये माना गया कि राष्ट्र जनता का है, राजा का नहीं। इसी तरह से ये विचार आगे बढ़े कि हम फ्रांसीसी एक ही पितृभूमि के वासी हैं और हम सब इसके नागरिक हैं। यानी हम सब एक हैं, एक ही पितृभूमि पर हमारा जन्म हुआ है और हम एक ही समुदाय हैं। तो इस तरह से एक राष्ट्र की भावना पनपी। अगर हम सब एक समुदाय हैं तो हमारा ध्वज भी एक होना चाहिए। पहले ये राजा का ध्वज होता था, राजा के ध्वज को त्याग करके राष्ट्र ध्वज रूपी तिरंगे को अपनाया गया। राष्ट्र बोले तो हम सब। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। स्टेट जनरल जो पहले राजा के कहने के अनुसार चलता था, अब नेशनल असेंबली जो जनता के द्वारा चुनी जाती थी। इसी तरह से जो नई सरकारें या नई असेंबली होती थी, नए पदाधिकारी होते थे, वो राष्ट्र की शपथ लेते थे। राष्ट्र बोले तो सभी नागरिकों की शपथ लेते थे, सभी नागरिकों की एक सामूहिक सोच की शपथ लेते थे, सामूहिक जागरूकता की शपथ लेते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति में क्या और नयापन आया। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार दिए, जैसा कि आपने पिछली कक्षा 9वीं में पढ़ा था।
सभी के लिए समान कानून हो गए थे। पहले जो 3 स्टेट थे और तीनों के लिए अलग अलग विशेषाधिकार होते थे कि हम जन्म से बड़े हैं तो हमारे अलग से अधिकार है, लेकिन अब फ्रांस की क्रांति के बाद में सभी के लिए समान कानून हो चले थे। आयात और निर्यात के शुल्क समाप्त कर दिए थे। पहले जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयात और निर्यात में जो शुल्क लगते थे उन्हें खत्म करके एक ही शुल्क बना दिया गया था पूरे राष्ट्र में। भार और नाप की इकाइयां जो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती थी अब पूरे फ्रांस में एक कर दी गई और पूरे राष्ट्र की एक फ्रेंच भाषा बना दी गई। तो देखिए, सभी ने कहा वाओ व्हाट एन आइडिया सर जी, कितने अच्छे आइडियाज़ है कि, और अगर इतने अच्छे आइडिया है तो हमारी ये ड्यूटी है फ्रेंच लोगों की, हम इन सब आइडियाज़ को और देशों तक लेकर के जाएं और देशों के लोगों को निरंकुश राजाओं से मुक्ति दिलाएं और ये सारे के सारे सुधार और आइडियाज़ अन्य देशों में लागू करें। और ये काम किया फ्रांस में जो नया काउंसलर बने नेपोलियन। नेपोलियन ने पूरे के पूरे यूरोप के अधिकतर हिस्सों को जीत लिया था और सभी देश जिन्होंने नेपोलियन के बारे में सुना था, जो आम जन थे, मध्य वर्ग थे, सामान्य किसान मजदूर थे, उन सब ने नेपोलियन का वेलकम किया और नेपोलियन एक महान योद्धा और अच्छा नेतृत्व करता होते हुए यूरोप के अधिकतर हिस्सों को जीतता गया। और जहाँ जहाँ जीतता गया नेपोलियन ने अपनी संहिता यानी कि कानून लागू किए। जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार है, जो अपने आप को जन्म के कारण बड़े समझते हैं, उनके विशेषाधिकार खत्म कर दिए। कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया। सामंती व्यवस्था जो किसान और मजदूरों का शोषण करती थी उसे खत्म कर दिया। यातायात, संचार और व्यापार का एकीकरण किया गया और इसे ज़्यादा सुविधाजनक बनाया गया। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो इन सुधारों से यूरोप में जागरण आया, यूरोप में विकास हुआ, लेकिन साथ साथ कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो नेपोलियन ने जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र विजिट किए थे वहाँ पर कर की दरें उच्च कर दी, हाई रेट ऑफ टैक्स लिए गए, सेंसरशिप लगा दी गई। थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि टैक्स ख़त्म कर दिए गए, जो लोकल थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगने वाले टैक्स थे वो ख़त्म कर दिए। और सेंसरशिप का मतलब है कि अब ये जांच होकर के ही समाचार पत्र में छप सकती थी कोई भी समाचार, कि उसमें कोई भी खबर, कोई भी समाचार नेपोलियन के खिलाफ तो नहीं है। जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा और हर जगह पर फ्रांसीसी सेना फ्रांस के गौरव का गुणगान करती और फ्रांस की कौम और जाति की बहुत बड़ाई किया करती। तो इन सब वजह से उच्च टैक्स, सेंसरशिप, जबरन सेना में भर्ती और फ्रांसीसी गौरव की सारे दिन गाथाएं सुन सुन करके लोग तंग आ चुके थे। तो अब उनका ब्रेकअप हो गया था और उनमें भी हम की भावना आई कि हम कौन से फ्रांस से कम हैं। खरबूजे ने देख करके, कहते हैं ना खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो यही हुआ। उनमें भी फ्रांस की तरह हम की भावना पनपी और गौरव की भावना पनपी। नेपोलियन के विरुद्ध अनेक राजाओं ने गठबंधन बना लिए। यहाँ पर जो ये मानचित्र दिखाया गया है, तो यहाँ पर जो गहरे लाल रंग में है, ये क्षेत्र पूरी तरह से नेपोलियन ने विजित कर लिए थे। और जहाँ जहाँ पीला रंग दिखाया गया है, येलो कलर, इन सभी जगह पर नेपोलियन ने अपना प्रभाव जमा लिया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि नेपोलियन के विरुद्ध उस समय के सभी बड़े राजा एक हो गए थे और उन्होंने एक गुट बना लिया था। और उन बड़े राजाओं और साम्राज्यों में थे ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया। ये सब संगठित होकर के नेपोलियन के विरुद्ध लड़े और नेपोलियन हार गए। अब हार के बाद में इन चारों ने मिल करके
वियना संधि की, जो 1815 ईस्वी में हुई। इस संधि के बाद जो कुछ नेपोलियन ने सुधार लागू किए थे उन्हें कंप्यूटर की भाषा में कहें तो अनडू कर दिया गया। मतलब जो कुछ नया आया था उसे समाप्त करके उसी पुरानी व्यवस्था में लौट गए थे और नेपोलियन को गिरफ्तार करके सेंट हेलेना एक द्वीप है जहां पर भेज दिया गया। तो पुरानी सामंती व्यवस्था, पुराने राजा, जैसे फ्रांस में जो राजा था उसी को वापस राजा बना दिया गया, उसी के वंश से आगे लेकर के बुर्बो वंश का। इसी तरह जो जो परिवर्तन हुए टैक्स में, अन्य चीज़ों में, वो सब के सब परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया और वापस पुरानी व्यवस्था ला दी गई। तो जो लोग इन सुधारों का स्वाद चख चुके थे उन्हें अच्छा लगेगा या बुरा? क्या वो लोग सुधार से वापस जाने के इच्छुक होंगे कि नहीं? तो इसी सवाल के साथ में हम कल की इसी कड़ी की चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल एक बार फिर। आगे की कहानी अगली कड़ी में देखिए और हमारे चैनल NCERT हिस्ट्री को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।